और अब खबरें तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ के। जी हां, हरियाणा और पंजाब में चंडीगढ़ के मामले को लेकर जोरदार रस्साकशी जारी है और हरियाणा असेंबली में इस मामले पर खुसूसी इजलास भी तलब किया गया है। सीएम खट्टर ने ऐवान में चंडीगढ़ के मसले पर करारदाद पेश किया और पंजाब असेंबली में मंजूर करारदाद पर तशवीश जाहिर की। करारदाद में सतलज यमुना लिंक कैनाल की तामीर कराने की मरकज से मांग की गई है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब और हरियाणा दोनों रियासतें चंडीगढ़ के मामले पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। जिस तरह से पहले पंजाब असेंबली में इस मामले पर करारदाद पेश की गई, उसको लेकर हरियाणा के वजीर आला खट्टर साहब ने कहा है कि ये एतराज़ वाली बात है और उसके बाद अब हरियाणा असेंबली में भी इसको लेकर एक खुसूसी इजलास तलब किया गया है। कैपिटल बनाने के लिए फाइनेंशियल मदद जुड़ी हुई है। अगर हम नई कैपिटल बनाएं तो उसके लिए हमें केंद्र से उसके लिए उसका पैसा मिलना चाहिए ताकि उसी के मुताबिक हम नई कैपिटल बना सकें। और जब तक इन सारे मुद्दों का एकल फैसला नहीं होगा, हरियाणा यहां डटा रहेगा। चंडीगढ़ से अपने कदम, अंगत का कदम हमने यहां दबा लगा रखा है। यहां से हमारा पैर कोई नहीं उखाड़ सकता। हम चंडीगढ़ में डटे रहेंगे जब तक हमें एसओएल का पानी नहीं मिलता, हमें हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिलते और नई राजधानी बनाने के लिए हमें पैसा नहीं मिलता, तब तक चंडीगढ़ हमारा है। तो इस मामले पर मजीद जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे से जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द उनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से चंडीगढ़ के मामले पर पंजाब और उसके बाद फिर हरियाणा में खुसूसी इजलास बुलाया गया है, इससे एक बड़ा अहम सवाल खड़ा हो रहा है कि दरअसल चंडीगढ़ को लेकर दोनों रियासतें जो अपने अपने तौर पर दावा कर रही हैं, उसका आगे चलकर नतीजा क्या निकलने वाला है। और जो सवाल सतलज यमुना लिंक कैनाल को लेकर है कि इसके तामीर कराने के मरकज से मांग की गई है, तो ऐसे में मरकज का यहाँ पर रोल क्या होगा, इसमें हरियाणा का रोल क्या होगा, पंजाब का रोल क्या होगा और पंजाब और हरियाणा किस तरह आपस में इस मामले को लेकर एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिससे दोनों रियासतों को इत्मीनान मिल सके। ये एक अहम सवाल यहाँ पर बनकर उभरा है। और हालिया दिनों जिस तरह से ये भी बातें सामने आ रही है कि वज़ारत दाखिला ने जो कुछ नई रिफॉर्म्स लाए हैं ख़ासतौर से चंडीगढ़ को लेकर, उसको लेकर भी सवाल पैदा हो रहे हैं। और अगली खबर रुख करते हैं, शफात हो रहे हैं। दो अहम पहलू यहाँ पर है। एक तो जब यूपी एटीएस की टीम जाती है तो वहाँ थाने यानी लोकल एजेंसी से वो ज़रूर रब्ता करती है, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट के किसी एसपी या वहाँ मुंबई एटीएस के किसी अफसर से इसका कोई रब्ता नहीं होता है। दूसरी बात अहम ये है कि दस्तावेजात कलेक्शन के साथ ही यूपी की टीम वापस लौट चुकी है। आगे क्या होता है इस बारे मजीद सवालात का जवाब हमें बाद में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और खबर अब लेते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो देही इलाकों में जो हेल्थ के मराकज़ कायम किए गए थे, यानी कि कम्युनिटी सेंटर्स या हेल्थ के छोटे छोटे मराकज़ कायम किए गए थे, इन मराकज़ में पानी की शदीद किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं और रूरल हेल्थ सेंटरों पर पानी की किल्लत का मामला मध्य प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर सुदामा खाड़े के जरिए हुकूमत को लिखे गए खत से सामने आया है। हेल्थ कमिश्नर के जरिए मध्य प्रदेश के 52 अजला में से 41 अजला के 3042 देही हेल्थ सेंटरों पर यानी रूरल हेल्थ सेंटरों पर पानी की किल्लत का खुलासा किया गया है। हेल्थ कमिश्नर के जरिए खत में लिखा गया है कि जून 2020 में देही हेल्थ सेंटरों को जल जीवन मिशन के तहत तरजीहात की बुनियाद पर नल जल कनेक्शन जिला सतह पर देने का वादा किया गया था, लेकिन ये वादा लगता है कि वफा नहीं हो पाया। आज तक इस पर अमल नहीं किया जा सका है। कमिश्नर हेल्थ के जरिए हुकूमत से जिले के सतह पर पानी की किल्लत का सामना करने वाले देही हेल्थ सेंटर को नल जल कनेक्शन देने का मुतालबा किया है। काबिल गौर ये बात है कि इसमें जो कुल 2020 में से देही सेंटर को जल जीवन मिशन के तहत तरजीहात की बुनियाद पर नल जल कनेक्शन देने का वादा किया गया था और इसमें से सबसे एक बड़ी बात यह है कि 52 अजला में से 41 जिलों के 3042 देही हेल्थ सेंटर। आप समझ सकते हैं कि जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं वहाँ का ये हाल है, तो किस तरह से इलाज वहाँ मुमकिन हो पाता होगा।
और अगली खबर में मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक कव्वाल की गिरफ्तारी का अमल पूरा किया गया है। गिरफ्तारी क्यों की गई है कव्वाल परवेज की, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल इल्ज़ाम ये है कि कव्वाल शरीफ परवाज जो है उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए थे वज़ीर आज़म के मुतालिक या वज़ीर दाखिला के मुतालिक जो काबिल एतराज़ थे। कव्वाल शरीफ परवाज की गिरफ्तारी MP वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की हिदायत पर की गई है। कव्वाल शरीफ परवाज की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के रीवा की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर से की है। तो गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई है। कव्वाल शरीफ नवाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कव्वाल शरीफ परवाज ने अपने बयान में कहा था कि PM मोदी, अमित शाह और योगी कुछ नहीं है। अगर गरीब नवाज चाह लेंगे तो हिंदुस्तान पता नहीं चलेगा कि कहां पर बसा था और कहां पर था। तो इस बात को लेकर जो है काफ़ी इस पर एतराज़ जताया गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। और जो मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला है नरोत्तम मिश्रा, उनके स्टैंड पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मज़ीद जानकारी के लिए। मेहताब, ये किस तरह की बात है? क्या उन्होंने ये बातें कव्वाल शरीफ परवेज ने कब ये बात कही थी और किस प्लेटफॉर्म पर कही थी? क्या ये आपसी कोई बातचीत का मामला था या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से उन्होंने बात कही थी? और क्या गिरफ्तारी के बाद अब उनका क्या कहना है? कुछ ऐसी बात सामने आई है? विशाल, बता दें कि ये 4 रोज कबल जो है मध्य प्रदेश के रीवा में कव्वाली का प्रोग्राम था, जहां पर शरीफ परवाज ने जो है वहाँ पे कव्वाली के दरमियान जो इन ख्यालात का इज़हार किया था कि शरीफ गरीब नवाज की शान में बातें कर रहे थे। उसमें कहते कहते जो है वहाँ तक पहुँच गए कि जो है PM मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी है यहाँ पर वलियों की हुकूमत है और वली जब चाहते हैं, अगर गरीब नवाज चाह लेंगे तो पल भर में जो है हिंदुस्तान का पता नहीं चलेगा। उस मामले को लेकर वहाँ पर रीवा में जो है हिंदू तंजीमें जो है वो सड़क पर आई। उस मामले को लेकर मध्य प्रदेश वज़ीर दाखिला ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा। और जब मध्य प्रदेश के रीवा की पुलिस कानपुर गई और उनके घर से वहाँ पर गिरफ्तार करके उसको रीवा ले आई और उनको जेल भेज दिया गया है। और इस मामले पर थोड़ी देर पहले हमारी मध्य प्रदेश वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ जो भी काम करेगा, जो आज़ादी की का बात करेगा, कौमों के बीच में निफाक पैदा करने की बात करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनकी जगह जेल में है और उनको जेल में भेज दिया गया है। विशाल जी, शुक्रिया आपका मेहताब इस खबर पर मज़ीद जानकारी देने के लिए। तो कव्वाल शरीफ परवेज जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्होंने जो बयानात दिए थे, जो बातें कही थी कव्वाली परफॉर्मेंस के दरमियान ही, उसे अच्छा नहीं माना गया और उसके खिलाफ गिरफ्तारी FIR दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। खबर जुड़ी है सलमान खान से। जी हां, सलमान खान को आज अदालत में पेशी से छूट मिली है। एक जर्नलिस्ट से बदतमीजी के मामले में पेश होना था अदालत में, लेकिन सलमान खान को अदालत से छूट मिली है। अब 9 मई को इस मामले पर आइंदा समाअत होगी। अंधेरी की अदालत में मामले की समाअत चल रही है और अब सलमान खान बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। सलमान की अर्जी पर आज समाअत होनी है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, किस बुनियाद पर यह छूट मिली है सलमान खान को? देखिए, कोर्ट में सलमान खान ने, वकील ने ये कहा कि हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है। आज जो है लिस्टिंग है हमारा मामला, शाम तक जो है पूरे मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो ऐसे में आपने भी बुलाया है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई है, तो हमें दो जगह देखना है। क्योंकि हमने ऊपरी अदालत में जो है हमने अर्जी डाली है, तो एक बार ऊपरी अदालत क्या कहती है, क्या डिसीजन आता है, उस मामले पर जो है हम आगे जो है आपकी बातों को जो है मानेंगे। तो फिर जो अपोजिशन के जो वकील, उन्होंने ये कहा कि सलमान खान ने पिटीशन डाली है वहाँ पे हाई कोर्ट में, लेकिन उनके बॉडीगार्ड ने नहीं डाली है। तो उनका बॉडीगार्ड यहाँ क्यों नहीं आया? इनका साफ तौर पे कहना था कि हम उसी हाई कोर्ट के मसले में ही उलझे हुए हैं। आप अगली तारीख 9 मई को बॉडीगार्ड जरूर आएगा। और आज अगर बॉम्बे हाई कोर्ट से छूट मिल जाती है सलमान खान को तो नहीं आएंगे 9 मई को, और अगर छूट नहीं मिलती है तो 9 मई को सलमान खान भी कोर्ट में आ सकते हैं। तो चलिए अमित, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल सलमान खान के लिए ये वाकई एक राहत की खबर है कि उन्हें जिस मामले में पेश होना था अदालत में, जर्नलिस्ट से बदतमीजी के मामले में, अब उन्हें पेश नहीं होना पड़ेगा और अब 9 मई को इस मामले पर आइंदा समाअत होनी है। और अब रुख करते हैं यूक्रेन वॉर को लेकर। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग हो रही है
वो लगातार हर एक दिन के साथ वो जंग का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं से वो थमने का नाम ले रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 40 दिन से जायद हो गए हैं। जंग की खौफनाक तस्वीरें यूक्रेन के कई शहरों से सामने आ रही हैं। इस बीच यूक्रेन के शहर माइकोलाइव समेत दूसरे शहरों पर बमबारी भी लगातार जारी है। माइकोलाइव के मेयर का दावा है कि जनूबी यूक्रेन के शहर को रूस लगातार निशाना बना रहा है। शहरी इलाकों में क्लस्टर बमबारी की जा रही है ताकि रूसी बड़ी फौज की पेशकदमी को यकीनी बनाया जा सके। मेयर ने शहरियों से माइकोलाइव छोड़ देने की अपील की है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का भी कहना है कि मारियोपोल में फंसे शहरियों को निकालने ली गई इसकी टीम को शहर में दाखिल होने नहीं दिया गया। उधर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बूचा में 300 से ज्यादा शहरी हलाक हुए हैं। उन्होंने रूस पर जंगी जराइम छुपाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। ज़ेलेंस्की ने आलमी बिरादरी से रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया है। ज़ेलेंस्की आज सलामती कौंसिल से खिताब करेंगे और इस बारे में मजीद जानकारी के लिए बात करेंगे मुहिबुल हक से, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं। मुहिबुल हक साहब, आपका इस्तकबाल है। सवाल सीधा ये है कि क्या ये रूस और जो यूक्रेन के बीच जारी जंग है, लगातार कई इसमें पड़ाव आए, ऐसा लगा कि चौथे दौर के बाद या पांचवें दौर के बाद या छठे दौर के बाद शायद इसमें इस्तेहकाम आएगा या फिर ये कि जंग बंदी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उसके बाद एक पर एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो बूचा की हो या दूसरी जगहों से हैं, वो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। देखिए, जहाँ तक इस तरह की जब वार होती है और खास करके जब किसी इलाके को घुपाई करने की कोशिश की जाती है तो उसमें स्ट्रीट फाइट होती है। स्ट्रीट फाइट में सिविलियन किलिंग बहुत होती है। जहाँ तक वार क्राइम का ताल्लुक है तो वार क्राइम अगर आप देखें तो रशिया के ऊपर जो ओपोनेंट इल्जाम लगा रहे हैं वो तकरीबन 300 लोगों के सिविलियन डेथ का इल्जाम लगा रहे हैं। और साथ साथ अगर मान लिया कि जो दूसरे ममालिक इस बात पे कह रहे हैं कि वार क्राइम साबित होता है और वार क्राइम का मुकदमा चलाया जाए, तो फिर वार क्राइम की बात होती है तो अमेरिका ने जो एट्रोसिटीज इराक में की हैं या अफगानिस्तान में की हैं, क्या वार क्राइम के जिम्मे में वो नहीं आती हैं? अगर इसराइल ने जो गाजा में बॉम्बिंग की है, सिविलियन पॉपुलेशन पे क्लस्टर बॉम्बिंग की है या मिसाइल अटैक किया है, क्या वो वार क्राइम में नहीं आता है? तो बात ये कि रशिया के लिए वार क्राइम का मसला आ जाए या वार क्राइम की ट्रायल हो और दूसरे ममालिक जो खासकर के वेस्टर्न ममालिक जो जंगी जराइम में शरीक रहे हों उन्हें इससे बरी कर दिया जाए, तो ये डबल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एरिया में किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी, लेकिन मोहब्बत साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि एक तरफ जहाँ लगातार ये भी खबरें आ रही है रूस की तरफ से कि रूस ने ऐसा इशारा दिया है कि अगर यूक्रेन की मदद करना, जो नाटो ममालिक है वो अगर यूक्रेन की मदद करना नहीं छोड़ेंगे तो ये भी शायद इस जंग के खात्मे के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप नहीं होगा। इसका मतलब सीधे तौर पे है कि रूस इस बात की धमकी दे रहा है कि अगर राष्ट्र या बिला वास्ता जिस तरह से अगर जो नाटो ममालिक है वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो फिर रूस भी झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, देखिए, ये एक है जो सबसे बड़ा मसला है, ये मसला रूस और यूक्रेन से ज्यादा नाटो और रूस के बीच का मसला हो जाता है। रूस ने हमेशा कहा है कि ये एक रेड लाइन क्रॉस करने के बराबर होगा अगर आपने पोस्ट सोवियत स्टेट की कंट्रीज को नाटो में शामिल करने की कोशिश की। जॉर्जिया और यूक्रेन को जिस तरह से नाटो में शामिल करने की कोशिश नाटो ममालिक ने की है, वो यकीनन जो सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है या जो रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। वही तो बात है, अगर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के वक्त में क्यूबा में अगर मिसाइल के साथ साथ जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ अगर रशिया ने कोई प्रैक्टिस की थी और मिलिट्री ड्रिल की थी तो अमेरिका के लिए खतरा लाख हो गया था। तो अब अगर मान लिया कि जो अमेरिका के बॉर्डर पे यानी रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पे अगर नाटो ममालिक के फौजी हों या नाटो ममालिक के मिसाइल्स हों तो जाहिर सी बात है रशिया उसके लिए डायरेक्ट थ्रेट महसूस करता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहिबुल हक साहब, हमें मजीद जानकारी देने के लिए। और जो हालात हैं उससे यही